Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने वाले हैं। पता है ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही सुपर इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपको ये भी समझाएगा कि हमारा देश, हमारा प्यारा भारत आखिर चलता कैसे है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में यानी 5 पार्ट्स में बांट दिया है। पहले हम समझेंगे कि संविधान काम कैसे करता है, फिर डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम सोशल जस्टिस और जुडिशरी के इम्पोर्टेंट रोल को देखेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हमारे संविधान की वर्किंग। सोचो, 26 जनवरी 1950, वो दिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लागू हुआ। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी बच्चों, ये हमारे देश की मास्टर रूल बुक थी, एक पूरा ब्लूप्रिंट। और इसका सबसे बड़ा गोल क्या था? इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना। ये 5 वर्ड्स हमारे देश की नींव हैं, उसका फाउंडेशन। और एक बात हमेशा याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टैटिक यानी रुकी हुई चीज़ नहीं है। ये एक जिंदा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा जरिया है जिससे हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो प्रोग्रेसिव हो, यानी जो वक्त के साथ आगे बढ़े। और इस प्रोग्रेस का बेस क्या है? 2 चीज़ें, सोशल जस्टिस यानी सभी को समाज में न्याय मिले, और इक्वालिटी यानी सब लोग बराबर हो। तो ये किताब हमें एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता दिखाती। ओके, अब आते हैं एक ऐसे वर्ड पर जो हम रोज सुनते हैं, डेमोक्रेसी, जनता का राज। पर क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ हर 5 साल में एक बार वोट डालना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी का असली मतलब है उसके प्रिंसिपल्स को, उसके सिद्धांतों को हमारी रोजमर्रा की पॉलिटिकल लाइफ में शामिल करना। जब ये होता है ना, तभी डेमोक्रेसी हमारे देश की पहचान का एक अनिवार्य, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनती है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। अब ये है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि जब देश के लोग यानी हम सिटीजन्स पॉलिटिक्स को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसको समझते हैं और उसमें एक्टिवली हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जब ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि हमारी कंट्री पॉलिटिकली मैच्योर हो गई है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है इंडिया में? वो है टाइम पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना और उसमें लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है आपका राइट टू वोट यानी मताधिकार। सोचो, आज़ादी से पहले सभी को वोट देने का हक नहीं था, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बिल्कुल बदल दिया और सभी मर्द और औरतों को 21 साल की उम्र में वोटिंग का अधिकार दिया। और फिर एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फैसला लिया गया, वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया। इस एक कदम ने इंडिया के करोड़ों युवाओं को, यंग जनरेशन को, देश के फ्यूचर को शेप करने का मौका दिया। और पता है, इसी एक बदलाव से इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन गया। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। पर यह सिर्फ एक क्वांटिटेटिव चेंज नहीं था, यानी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, ये क्वालिटेटिव चेंज भी था। इसका मतलब क्या है? जब इतने सारे यंग वोटर्स पॉलिटिक्स में आए तो उनकी उम्मीदों को, उनके सपनों को रिप्रेजेंट करने के लिए नई नई पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आई। तो ये सिर्फ गिनती में बदलाव नहीं था, बल्कि पूरी पॉलिटिक्स में एक नया जोश, एक नई एनर्जी आ गई। चलो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा सा मतलब है पावर को बांटना। एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे एक बड़े परिवार में सारा काम एक इंसान पर ना डालकर सब में बांट दिया जाता है ताकि काम आसान हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जब पावर दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट से निकलकर आपके शहर की म्युनिसिपैलिटी या गांव की पंचायत तक पहुंचती है, तो इससे 2 चीजें होती हैं। पावर का गलत इस्तेमाल रुकता है और आप जैसे आम लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। और इसके लिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने रास्ता बनाया। अब जरा अपनी टेक्स्ट बुक के इस बॉक्स पर फोकस कीजिए। एक सवाल है, कैन यू टेल? सवाल यह है कि लोकल गवर्नमेंट्स में, जैसे पंचायत में, विमेन और वीकर सेक्शंस के लिए सीट्स रिजर्व क्यों की जाती हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल है। ऐसा इसलिए ताकि जिन लोगों को सदियों से पॉलिटिक्स से दूर रखा गया वो भी आगे आएं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े और उन्हें भी पॉलिटिकल पावर में अपना बराबर का हिस्सा मिले। सिंपल, राइट? पिछले कुछ सालों में इंडिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है बच्चों, हमारे सोचने के तरीके में। पहले आज़ादी के बाद सिटीजन्स को बेनिफिशरीज माना जाता था,
बेनिफिशियरी का मतलब लाभार्थी। ऐसा माना जाता था कि सरकार हम पर एहसान कर रही है, हमें लाभ दे रही है। लेकिन अब ये अप्रोच पूरी तरह से बदल चुका है। अब हम सिटीजन्स राइट्स होल्डर्स हैं, यानी अब हम अपने अधिकार मांगते हैं। इसे कहते हैं राइट्स बेस्ड अप्रोच। इसका मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, ये सब हमारा हक है, सरकार का कोई एहसान नहीं। और इसी राइट्स बेस्ड अप्रोच का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है 2005 का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई। बच्चों, ये कानून हम आम सिटीजन्स के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है। इससे दो चीजें होती हैं। पहला, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, सरकार क्या कर रही है सब कुछ शीशे की तरह साफ। और दूसरा, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, सरकार को अपनी हर काम का जवाब देना पड़ता है। सोचो, अब हम सरकार से पूछ सकते हैं, बताइए सड़क बनाने का पैसा कहाँ गया। इससे सरकार के काम में जो सीक्रेसी थी, जो छुपाने वाली बात थी, वो कम हुई है और इससे हमारी डेमोक्रेसी और भी ज्यादा मजबूत हुई है। एक बात नोट कर लो, बोर्ड एग्जाम में इस पे शॉर्ट नोट आने के चांसेस बहुत हाई हैं, सो स्टार मार्क कर लो इस टॉपिक को। चलिए अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दिल की बात करते हैं। हमारा अगला सेक्शन है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी सामाजिक न्याय और समानता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स हैं। इसका सिंपल सा मकसद है हर तरह के भेदभाव को, हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को जड़ से खत्म करना। अब इन दोनों टर्म्स के बीच का फर्क समझते हैं आसान शब्दों में। देखो, इक्वालिटी का मतलब है सबको रेस में एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करना, सब बराबर। लेकिन सोशल जस्टिस इससे एक कदम आगे है। सोशल जस्टिस का मतलब है ये देखना कि क्या किसी के पैरों में जंजीर तो नहीं बंधी, अगर है तो पहले उस जंजीर को तोड़ना। यानी सोशल जस्टिस उन कंडीशंस को, उन हालातों को हटाता है जिससे इनजस्टिस होता है, ताकि सबको सच में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को जमीन पर लाने के लिए, उसे सच करने के लिए सरकार ने क्या एक्शन प्लान बनाया? यहाँ कुछ की पॉलिसीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, रिजर्वेशन की पॉलिसी, जिससे एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज को एजुकेशन और जॉब्स में मौका मिलता है। दूसरा, SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट, उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए। तीसरा, माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा। और चौथा, वुमेन को एम्पावर करने के लिए स्पेशल लॉज। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट की। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और ज़रूरी कानून है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का अत्याचार, किसी भी तरह का अन्याय एक अपराध है, क्राइम है, जिसकी कड़ी सज़ा है। ये कानून उनकी इज्जत, उनकी डिग्निटी और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मजबूत ढाल का काम करता है। बिल्कुल इसी तरह वुमेन को, यानी महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए भी इंपॉर्टेंट लॉज बनाए गए हैं, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रथा को रोकने के लिए, सेक्सुअल हैरासमेंट के खिलाफ एक्ट, जो उन्हें वर्क प्लेस पर सेफ्टी देता है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो उन्हें घर के अंदर हिंसा से, वायलेंस से बचाता है। ये सारे कानून मिलकर वुमेन के लिए एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां वो आज़ादी और सम्मान के साथ आगे बढ़ सकें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने सारे कानून के बाद पॉलिटिक्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है? आइए इस चार्ट को देखते हैं। ये लोकसभा में, यानी हमारे पार्लियामेंट में वुमेन एमपीज की संख्या दिखाता है। ध्यान से देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में एक सवाल है कि मिनिमम रिप्रेजेंटेशन कब था। आपको 1977 का छोटा सा बार दिख रहा होगा, सिर्फ 3.51%, और मैक्सिमम 2014 में जो 12.15% तक पहुंचा। तो इससे क्या पता चलता है? प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अभी सफर बहुत लंबा है। अब आते हैं हमारी डेमोक्रेसी के तीसरे स्तंभ पर, थर्ड पिलर, द जुडिशरी। हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है। जैसे एक गार्डियन बच्चों की रक्षा करता है, वैसे ही जुडिशरी हमारे संविधान की रक्षा करती है। इसने हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने और सोशल जस्टिस के गोल्स को पाने में एक बहुत बड़ा, एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। यह पावर का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब उसे समय के साथ बदलना पड़ता है, और ये पावर पार्लियामेंट के पास है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, यानी उसमें बदलाव ला सकती है। लेकिन जुडिशरी ने इस पावर पर एक लिमिटेशन लगाई है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, यानी उसके मूल ढांचे को, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। तो आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? इसे आप एक घर की नींव, यानी फाउंडेशन की तरह समझिए। आप घर में कमरे बदल सकते हैं, दीवारों का रंग बदल सकते हैं, पर आप उसकी नींव को नहीं तोड़ सकते।
वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, देश की सॉवरेनिटी, सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट इन चीज़ों को छू भी नहीं सकती। और याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जुडिशरी ने अपने कई हिस्टोरिक फैसलों से, अपने जजमेंट से हमारे फंडामेंटल राइट्स को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया है, उनका मतलब और गहरा किया है। जैसे कि बच्चों के राइट्स, ह्यूमन राइट्स और वुमेन की डिग्निटी की रक्षा, इन सब पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने हमारे अधिकारों का दायरा और बढ़ा दिया है। इससे हमारी डेमोक्रेसी वक्त के साथ और मैच्योर हुई है। तो चलिए अब इस चैप्टर को समेटते हैं, इसको समराइज करते हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। देखिए, ये सच है कि हमारी डेमोक्रेसी में आज भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इस पूरे सफर का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हम इंडियंस के अंदर एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट डेवलप हो चुका है। अब हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं और सरकार से सवाल करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जीत। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इस माइंड मैप के जरिए। हमने शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमारा बेस है। उससे निकली डेमोक्रेसी, जिसके इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं राइट टू वोट और आरटीआई। फिर हमने देखा सोशल जस्टिस का गोल, जिससे अचीव करने के लिए रिजर्वेशंस और विमेंस राइट्स जैसे टूल्स हैं। और इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती है जुडिशरी, जिसका सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इस माइंड मैप को ध्यान में रखिए, एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस चैप्टर के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। अगले लेसन में हम इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। तो सोचिए, फ्री और फेयर इलेक्शंस हमारी डेमोक्रेसी की जड़ों को, उसके रूट्स को कैसे मजबूत करते हैं। इस पर जरूर सोचना। हम मिलेंगे अगले लेसन में। इसी के साथ आज का ये लेसन यहाँ खत्म होता है। दिस लेसन वाज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।